अधूरी आत्मा का डेरा। रोहन और प्रिया अपनी बेटी मीरा के साथ एक नए शहर में नई शुरुआत करने आए थे। उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना विशाल घर पसंद आया जो बजट में था। घर दशकों से वीरान था, फिर भी उसकी प्राचीन वास्तुकला और शांतिपूर्ण आभा ने उन्हें खींच लिया। कुछ मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन रोहन को यह एक अच्छा निवेश लगा। वे अनजान थे कि इस घर की दीवारों में एक गहरा, भयानक अतीत कैद था, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पहले कुछ दिन सामान्य रहे। मीरा अपने नए कमरे में खुशी खुशी खेलने लगी, जबकि रोहन और प्रिया घर सजाने में व्यस्त थे। मगर प्रिया को जल्द ही एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। उसे अक्सर लगता जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है, या घर के कोनों से दबी फुसफुसाहटें आ रही हैं, जिसे वह थकान समझकर नजरअंदाज करती। रात में सीढ़ियों से किसी के चलने की धीमी आवाजें आती, जबकि घर में उनके सिवा कोई नहीं होता। रोहन इन आवाजों को पुरानी इमारत की सामान्य आहटें बताता, पर प्रिया का मन शांत नहीं हो पाता। जल्द ही मीरा ने अपनी नई दोस्त माया के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। शुरुआत में रोहन और प्रिया को लगा कि यह बच्चों की कल्पना है। मीरा बताती कि माया उसके साथ खेलती है और उसे नई कहानियां सुनाती है। एक शाम मीरा ने गंभीर होकर कहा कि माया ने उसे बताया है कि यह घर उसका है और उसे किसी और को यहाँ नहीं आने देना चाहिए। इस बात ने प्रिया को बेहद चिंतित कर दिया। माया की बातें अक्सर इतनी गहरी होती जो एक छोटे बच्चे की मासूम कल्पना से कहीं अधिक थी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगी और नजरअंदाज करने लायक नहीं रही। रसोई के बर्तनों का अपने आप खड़कना, कमरों में अचानक असहनीय ठंडक का फैलना, और दरवाजों का बिना किसी कारण के खुलना बंद होना अब रोज की बात हो गई थी। एक रात रोहन और प्रिया गहरी नींद में थे जब उन्होंने मीरा के कमरे से एक डरावनी चीख सुनी। वे घबराकर दौड़े तो देखा कि मीरा जमीन पर सहमी हुई बैठी थी और उसके खिलौने पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे, मानो किसी ने गुस्से में उन्हें फेंका हो। मीरा ने सिर्फ इतना फुसफुसाया, माया नाराज है। रोहन, एक तर्कसंगत व्यक्ति होने के नाते, हर घटना को वैज्ञानिक ढंग से समझाने की कोशिश करता रहा। उसने कहा कि यह सब महज संयोग है या उनका तनाव उन्हें भ्रमित कर रहा है। लेकिन प्रिया जानती थी कि यह कुछ और था। उसके अंदर का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे लगा कि वे किसी ऐसी अदृश्य शक्ति से जूझ रहे हैं जिसे वे समझ नहीं सकते थे, और सबसे बढ़कर वे अपनी बेटी के लिए बेहद चिंतित थे। माया का प्रभाव मीरा पर स्पष्ट रूप से दिख रहा था। वह कभी कभी उदास, गुमसुम और चिड़चिड़ी रहने लगी थी। प्रिया ने घर के इतिहास के बारे में पता लगाना शुरू किया। स्थानीय पुस्तकालय में और पुराने दस्तावेजों को खंगालने पर उसे कुछ परेशान करने वाली जानकारी मिली। लगभग 50 साल पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। उनकी छोटी बेटी, जिसका नाम माया था, एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित होकर यहीं मर गई थी। उसके माता पिता सदमे में घर छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। यह जानकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा की दोस्त का नाम और घर की पुरानी बेटी का नाम पूरी तरह से एक जैसा था। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। मीरा की दोस्त सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, बल्कि माया की असंतुष्ट आत्मा थी जो अपने घर में अकेली थी और नए निवासियों से नाराज थी। आत्मा का इरादा साफ नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से शुभ नहीं था। एक रात जब प्रिया मीरा को सुला रही थी, उसने कमरे के कोने में एक धुंधली, पारदर्शी आकृति देखी। आकृति एक छोटी लड़की जैसी थी, जो उन्हें लगातार घूर रही थी। प्रिया का गला सूख गया और वह डर के मारे कुछ बोल न सकी। आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसका डर अब एक कड़वी हकीकत बन चुका था। घटनाएं अब शारीरिक रूप से खतरनाक होने लगी थी।
रसोई में रखे चाकू अपने आप गिर जाते। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय प्रिया को लगता जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो, और दीवारों से अजीबोगरीब खरोचने की आवाजें आती। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जब वे कमरे में अकेले होते तो उन्हें अपने कानों के पास फुसफुसाहटें सुनाई देती, जिनमें "यहाँ से चले जाओ" और "यह मेरा घर है" जैसे शब्द होते। रोहन भी अब डरने लगा था। उसकी सारी वैज्ञानिक सोच इन भयानक घटनाओं के सामने फीकी पड़ रही थी। एक शाम मीरा खेलते खेलते अपनी माँ को एक पुराना गंदा लॉकेट लाई और मासूमियत से बोली, "माया ने इसे मुझे दिया है। वह चाहती है कि हम इसे हमेशा अपने पास रखें।" लॉकेट में एक छोटी लड़की की तस्वीर थी, जिसकी आंखें काली और बेजान लग रही थी। रोहन और प्रिया समझ गए कि उन्हें तुरंत घर छोड़ना होगा। यह आत्मा मीरा के साथ बहुत ज्यादा जुड़ रही थी, और वे अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर इस अनिष्टकारी शक्ति के हाथों खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अगली सुबह ही इस घर से निकल जाएंगे। लेकिन घर उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहा था। वह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात थी। जैसे ही उन्होंने पैकिंग शुरू की, लाइटें तेजी से झपकने लगी और फिर पूरी तरह से बुझ गईं, जिससे पूरा घर अंधेरे में डूब गया। चारों ओर भयानक ठंडी हवा चलने लगी, और मीरा के कमरे से जोर जोर से रोने की और चीजों के टूटने की आवाजें आने लगी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि मीरा बिस्तर पर कांप रही थी और कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, जैसे किसी अदृश्य तूफान ने उसे तबाह कर दिया हो। मीरा ने डरे हुए अंदाज में फुसफुसाया, "माया मुझे छोड़ना नहीं चाहती।" रोहन ने प्रिया और मीरा को अपनी बाहों में जकड़ा और उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए दौड़ा। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ। उन्होंने उसे खोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से जाम हो गया था। खिड़कियां भी अपने आप तेजी से बंद होती जा रही थी, और दीवारों से जोर जोर से खटखटाने और खरोचने की आवाजें आने लगी। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का दिया, और कई भयानक प्रयासों के बाद वह थोड़ा सा खुल गया। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, उन्होंने बिना एक पल गनवाए बाहर की ओर पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर देखा तो घर की सभी खिड़कियों से एक भयावह लाल रोशनी निकल रही थी, मानो घर अंदर से जल रहा हो। वे अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भाग निकले। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही कभी उस घर में वापस जाने की हिम्मत की। वह घर उनके लिए हमेशा एक भयावह रहस्य और एक कड़वी याद बना रहा, एक ऐसी जगह जहां आतंक और डर ने उन्हें जीवन भर के लिए झकझोर दिया था। उस भयानक रात के बाद रोहन, प्रिया और मीरा ने वह शहर छोड़ दिया और एक नए सिरे से जीवन शुरू किया। उन्हें उस मानसिक आघात से उबरने में काफी समय लगा। मीरा अब माया के बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर उस अनुभव का गहरा डर हमेशा के लिए बस गया था। वे कभी नहीं भूल पाए कि कैसे एक खाली घर ने उनकी जिंदगी को आतंक और पीड़ा से भर दिया था। उस घर का खालीपन एक अधूरी आत्मा का दर्दनाक प्रतीक बन गया था, जो हमेशा अपने घर की तलाश में भटकती रहेगी, शायद नए शिकारियों का इंतजार करते हुए।